आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 37। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभेदनात्मक मजदूरी पद्धति की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी हमारी F.W. टेलर ने, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, करदाता की सकल आय निकालने के लिए आय के कुल कितने शीर्षक होते हैं? तो ये शीर्षक होते हैं 3, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, संगठनात्मक चार्ट के प्रकार में निम्न सम्मिलित नहीं है। क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? तो वह है हमारी वक्राकार चार्ट, ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, अग्रता एवं पश्चाता विधि संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? तो वो संबंधित है हमारी पूर्वानुकाल तकनीक से, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो किस चीज़ में लागू होता है? वह लागू होता है उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन बी। सिक्स क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो कौन सा समीकरण हमारा सही है? कीमत बराबर आय प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, तो ये होगा ऑप्शन सी। सेवन क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यालय प्रबंधन का तत्व नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा तत्व नहीं है, तो वह है हमारा विपणन, मार्केटिंग, ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन है, प्रबंध का आशय निर्णय में है, किसने कहा था? तो ये कहा था हमारा जॉर्ज आर टेरी ने, ऑप्शन बी। 9 क्वेश्चन है, यदि औसत वसूली अवधि 15 दिन है और औसत पुस्तकीय प्राप्ताएं 45,000 हैं, तो कुल वार्षिक उधार बिक्री क्या होगी? देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, औसत वसूली अवधि इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रिसीव्ड, ठीक है, अपॉन नेट सेल या सेल्स मल्टीप्लाई डेज में है तो इसलिए 365 डेज, ठीक है। अब एसीपी यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको दे रखा है ऑलरेडी 15, ठीक है। अब एआर दे रखा है औसत प्राप्ताएं, ठीक है, 45,000। सेल्स पूछी गई है आपसे और 365 दे रखा है, ठीक है। तो 45,000 में 365, 45,000 में 365 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। 45,000 मल्टीप्लाई 365 और अपॉन में 15, तो हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन ए, 10,95,000। अब 10 क्वेश्चन है, एक प्रबंधक को कमीशन की गणना के बाद शुद्ध लाभ का 5% कमीशन का भुगतान किया जाता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं फर्म का सकल लाभ 40,000 है, विक्रय व्यय कितना है आपका? विक्रय व्यय है हमारा 39,500, तो उसका कमीशन क्या होगा? देखिए कमीशन निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सेल्स में से माइनस करना होगा, सेल में से सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे, अपॉन में आएगा 100 प्लस कमीशन की दर कितनी है, ठीक है, कमीशन की दर, ठीक है, यानी रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई कमीशन रेट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आपका निकल आया कितना, सेल कितनी है आपकी 40,000, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका 29,500, रेट कितना है हमारा 5%, ठीक है, और ये 100 में प्लस 5 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 105। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 500, ऑप्शन सी। अब 11 क्वेश्चन है हमारा, अंतिम रहतिये का मूल्य 72,000 था, अग्नि बीमा पॉलिसी की राशि कितनी है? 63,000 थी, तथा स्कंद वास्तविक हानि 54,000 थी। अब पॉलिसी में औसत वाक्य की व्याख्या थी, दावे की राशि ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना होता है, देखिए इसमें आप करेंगे लॉस जो हुआ है वो लॉस, फिर नीचे आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और मल्टीप्लाई फायर वैल्यू, फायर पॉलिसी जो भी हुई है, ठीक है। अब क्या है हमारा लॉस कितने का हुआ है? लॉस हुआ है हमारा 54,000 का, तो 54,000 अपॉन में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 72,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया 72,000। फायर पॉलिसी कितनी की है? फायर पॉलिसी हमारी 63,000 की, ठीक है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा
47,250, ऑप्शन डी। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वर्तमान में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष है, कौन सा है? तो वह हमारा 93-94। अब बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये सत्य है हमारा डी ऑप्शन। 14 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे x का मतलब ये है समांतर माध्य, ठीक है। 13 क्वेश्चन में x का मतलब जो है ये x का मतलब समांतर माध्य से है, ठीक है। अब है हमारा सामान्य संकेतक में स्टेजेस सूत्र है, तो कौन सा है सूत्र? वो है n फर्स्ट वाला, ऑप्शन ए। अब 15 क्वेश्चन बोला जा रहा है संयंत्र का मूल्य 20,000, ठेके का प्रयोग अवधि 9 माह, ठीक है। अवधि 9 माह है, प्लांट का प्राइस कितना है? 20,000। ह्रास की दर 10% वार्षिक हो तो वर्ष के अंत में संयंत्र का ह्रासित मूल्य क्या होगा, ठीक है। ह्रासित मूल्य निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा ह्रासित मूल्य? अब देखिए क्या है इसमें, क्या है हमारा मूल्य, क्या है हमारा मूल्य है 20,000, तो 20,000 वैल्यू लिखते हैं। महीने की निकालने के लिए 9/12 करेंगे, ठीक है। ह्रास की रेट कितना है? 10%। ये इससे निकलता है कि हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकलेगा, डेप्रिसिएशन मूल्य ही पूछा गया है, डेप्रिसिएशन के बाद का जो मूल्य होगा वो पूछा गया है निकालने के लिए, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। और 3 तिया 9, 3 चौक 12 कट गए, 4 पंजे 20, ठीक है। 50 आ गया और 500 कितना आया आपका, और 3 ये दे रखा है तो 1500 आ गए, ठीक है। अब 20,000 में से आप माइनस कर देंगे कितना? 1500, तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 18,500, ठीक है। अगर आपने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया होगा आगे पहले कभी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मतलब 20,000 में से क्या करना है आपको? 9/12 करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे हमारा क्या निकलता है? डेप्रिसिएशन रेट निकलता है। फिर हमें पूरी वैल्यू में से डेप्रिसिएशन रेट को घटाना है, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? जो आगे डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू जो निकल के आएगी, ठीक है। फिर हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कट कर पूरी डेप्रिसिएशन को, कितनी निकलेगी? 18,500, ऑप्शन सी। अब 16 क्वेश्चन है, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ हानि का विभाजन 5 और 3 के अनुपात में करते हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में नया साझेदार नियुक्त करते हैं। सी अपने हिस्से का 3 भाग ए से और 1/4 भाग बी से क्रय करता है, 4,000 की ख्याति के लिए नगद लाता है। अब ए और बी को प्राप्त होगा। देखिए अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। और सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले निकालना होगा त्याग अनुपात। निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आपको, अभी देखिए ओल्ड रेशो तो दे रखा है आपका, पुराना रेशो 5, ओल्ड रेशो आपके पास ये दे रखा है 5:3, ठीक है। अब आपको न्यू रेशो निकालना है, क्योंकि अब नया पार्टनर भी एडमिट हो गया है, तो आपको नया रेशो निकालना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, देखिए पहले इन्होंने बोला है, ये देखिए यहाँ पे बोला है सी अपने हिस्से का 3/भाग ए से, ठीक है, ये वाला पोर्शन बोला है। तो 3/भाग ए से, सी का भाग कितना है? सी का भाग है 1/4, तो सी का क्या करेगा? 1/4 का मल्टीप्लाई 3/4 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 3/16, यही हो गया। अब क्या करना है? ये ए से प्राप्त करता है तो एक ही में से घटा देंगे आप। एक का भाग कितना है? 5/8 माइनस 3/16, तो निकल कर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद आपका 7/16। कैसे? देखिए 16, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 16 आया। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया? 16। अब 8 दूनी 16 और फिर 8 दूनी 16, ठीक है। 8 का भाग करेंगे 16 में, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 आ गया। फिर 16 का भाग 16 में करेंगे, फिर आएगा आपका 3, तो कितना हो गया? 7/16। ये पार्ट हुआ आपका किसका? ए का, ठीक है। क्या निकला? ये ए का न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो। अब आपको निकालना है बी का। अब ध्यान रखिएगा 7/16 हो गया ए का रेशो, ठीक है। अब बी का रेशो निकलेगा। बी का रेशो कैसे निकलेगा? देखिए वैसे ही करेंगे। इन्होंने बोला है बी से कितना लेता है? ये 1/4 भाग ए, ठीक है। तो एक का पूरा पार्ट था 1/4
मल्टीप्लाई 1/4, तो कितना हुआ 1/16। ऐसे ही माइनस कर देंगे, इसका कितना रेशो है देखिए 3, और फिर इन दोनों को जोड़ा तो 8, तो 3/8 में से माइनस क्या करेंगे हम 1/16, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम लेके कितना आ गया 16, इसका भाग करेंगे इसमें 16 में तो कितना आया 2, और 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो 6 माइनस फिर ऐसे ही 16 का भाग 16 में, फिर 1 कितना आया 5/16। ये हो गया बी का पार्ट। ए का पार्ट कितना था 7/16 और बी का पार्ट कितना हो गया आपका 5/16। ये हो गए आपके क्या ए और बी के न्यू रेशो। अब क्या करेंगे, अब आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो से त्याग रेशो निकालना होगा। कैसे देखिए, अब ओल्ड रेशो कितना दे रहा था 5/8 और न्यू रेशो कितना है 7/16 ए का। ठीक है, तो क्या होगा 10, पहला तो दोनों का एलसीएम ले लो, 16 हो गया, ये 16 है, 16 ले लिया एलसीएम, 8 दूनी 16, 8 का इस वाले 8 का 16 में भाग किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 5 का, तो हो गया आपका 7 बटे कितना सीधा आ गया 3/16। ये हो गया ए का पार्ट। अब बी का पार्ट भी ऐसे करेंगे, कितना है 3/8 माइनस 5/16। ठीक है, इजिकल टू कितना हुआ 16 एलसीएम लिया, 8 का भाग किया 16 में, कितना आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 6 माइनस 1 5 आपका आया 1/16। रेशो निकला 3:1। ठीक है, 3:1 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे हम, क्या कर देंगे कैलकुलेशन कर देंगे। कैसे देखिए 3:1 आ गया, तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, 4000 पूरी वैल्यू है ख्याति की, तो 4000 मल्टीप्लाई 3/4, 3:3 और 1 था ना, तो 1 3 और 1 का ये हो गया ए का पार्ट, कितना हुआ 1000, तो इजिकल टू 3000। ठीक है, ऐसी बी का 4000 गुणा 1/4, तो 4 1000 आ गया, कितनी वैल्यू निकली 1000। तो वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है आपकी, ऑप्शन कौन सा है डी। अब 17 क्वेश्चन है, गियरिंग अनुपात से तात्पर्य निम्नलिखित अनुमान से है, किससे निम्नलिखित मतलब कौन सा गियरिंग अनुपात है, आपको बताना है कौन सा गियरिंग, तो वह है हमारा दीर्घकालीन ऋण अपॉन समता अंश पूंजी। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन अपॉन क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, गियरिंग रेशो का फॉर्मूला है ये, ऑप्शन बी। अब है आपका 18 क्वेश्चन, परिणामात्मक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, तो कौन सा उपाय नहीं है, वह है हमारा साख की राशनिंग, ऑप्शन डी। 19 क्वेश्चन है, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रपत्र प्रमाणों की जांच की क्रिया कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी प्रमाणन, ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन है, भारत में व्यवसायिक संगठन के रूप में कौन सा प्रकार अधिकतम प्रयोग होता है, तो वह कौन सा होता है, वह होता है एकल व्यापार, ऑप्शन डी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।